दोस्तों सुनो कहानी हॉरर के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मेरा नाम है वीरेन और आज की इस एपिसोड में मैं सुनाने वाला हूँ जेम्स हेडली चेस की लिखी कहानी यू मस्ट बी किडिंग का छठा भाग। मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको जरूर अच्छी लग रही होगी। उसी तरह ये भाग भी आपको अच्छा ही लगेगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और हाइप करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। चलिए बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। डिटेक्टिव लिपस्की के ऑर्डर के मुताबिक जैकोबी लेवाइन की दुकान से वो खास गोल्फ बॉल जैसे बटन वाली जैकेट लेकर मुक्ति दल संगठन के डिपो पहुंच गया। ये वही जगह थी जहां शहर के अमीर लोग अपने पुराने कपड़े और दूसरी चीजें दान में भेजते थे। वहां जैकोबी की मुलाकात डिपो के इंचार्ज जिम कैड्रेक से हुई, जो इन सब सामानों की देखभाल करता था। जैकोबी ने उससे सीधा सवाल किया कि क्या साइरस ग्रेग के घर से आई कपड़ों की खेप में ऐसी कोई खास जैकेट भी थी। जैकोबी ने कैड्रिक को लेवाइन की दुकान से लाई हुई जैकेट दिखाई, लेकिन कैड्रॉक ने तुरंत इस बात से साफ इनकार कर दिया। उसने दृढ़ आवाज में कहा कि मुझे ऐसी कोई जैकेट के बारे में नहीं पता। हमारे पास कभी भी गोल्फ बॉल जैसे बटन वाली कोई जैकेट नहीं आई होती तो मुझे जरूर याद रहता। जैकोबी को उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ। उसने अलग अलग तरीके से कई बार सवाल दोहराया। उम्मीद थी कि शायद कैड्रॉक कुछ और बताएगा, लेकिन हर बार जवाब वही रहा। कैड्रॉक अपने बयान पर अड़ा रहा कि ऐसी कोई जैकेट मुक्ति दल संगठन के डिपो तक कभी नहीं पहुंची। जब जैकोबी डिपो में कैड्रॉक से पूछताछ कर रहा था, सुबह के करीब 8:10 हो रहे थे। वहीं दूसरी तरफ केन ब्रेंडन ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था। वो जल्दी जल्दी कपड़े पहन रहा था और निकलने ही वाला था कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। जब उसने दरवाजा खोला तो सामने खड़ा था डिटेक्टिव लिपस्की। लिपस्की ने अपने सख्त पुलिसिया अंदाज में कहा, गुड मॉर्निंग मिस्टर ब्रेंडन। मैं दरअसल उन खास बटनों की जांच कर रहा हूं। उसी सिलसिले में मुझे पता चला है कि मिस्टर लेवाइन ने आपको उस जैकेट के साथ उन अनोखे बटनों का अलग से एक स्पेयर सेट भी दिया था। मैं वो डुप्लीकेट सेट देखना चाहता हूं। ये सुनते ही केन थोड़ा घबरा गया। उसने हकलाते हुए जवाब दिया, अब स्पेयर सेट? मुझे तो याद नहीं आ रहा कि लेवाइन ने ऐसा कोई डुप्लीकेट सेट भी दिया था। लिपस्की की आवाज थोड़ा सख्त हो गई। उसने कहा, लेकिन लेवाइन का कहना है कि उसने दिए थे। उसका दावा है कि जिन 4 लोगों को उसने ऐसी जैकेट बेची है, उन सबको बटनों का एक अतिरिक्त सेट भी दिया था। केन ने खुद को संभालने की कोशिश की और बोला, अब असल में इन सब चीजों की देखभाल मेरी पत्नी करती है। वो फिलहाल अटलांटा में अपने बीमार पिता के पास गई हुई है। मुझे अभी ऑफिस के लिए निकलना है, लेकिन मैं वापस आकर उस स्पेयर सेट को ढूंढने की कोशिश करूंगा। लिपस्की कुछ पल उसे ध्यान से देखता रहा, मानो उसकी बातों को परख रहा हो। केन के चेहरे पर हल्की घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। लिपस्की ने सख्त आवाज में कहा, देखिए, ये बहुत जरूरी है मिस्टर ब्रेंडन, और मुझे लगता है कि आपके लिए भी ये जरूरी है कि आप हमारी जांच में पूरा सहयोग करें, ताकि आप खुद को जल्दी इस मामले से अलग कर सकें। मुझे आशा है आप समझ रहे होंगे। केन ने जल्दी से सिर हिलाते हुए कहा, अब जी मैं समझता हूं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ऑफिस से लौटते ही मैं उन बटनों को ढूंढने की कोशिश करूंगा। लिपस्की ने कहा, हमारा विभाग बाकी 3 लोगों के बटनों की जांच पहले ही कर चुका है मिस्टर ब्रेंडन। अब सिर्फ आप ही बचे हैं जिनके बटनों की जांच होनी है, इसलिए अगर वो मिल जाए तो हमें जरूर इत्तला कीजिएगा। केन ने घबराहट छिपाते हुए जवाब दिया, अब जी जरूर। ठीक है। इतना कहकर लिपस्की वहां से चला गया। जैसे ही वो गया, केन तेजी से लिविंग रूम की ओर भागा। उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था। उसने जल्दी से वो डिब्बा खोला जिसमें उसकी पत्नी बैठी अलग अलग तरह के बटन रखा करते थे। डिब्बे में बहुत सारे बटन पड़े थे। केन बेचैनी से उन खास गोल्फ बॉल जैसे बटनों को ढूंढने लगा। थोड़ी ही देर में उसकी नजर उन पर पड़ गई। उसने राहत की सांस ली और बुदबुदाया, ओह शिट, सत्यानाश,
इसका मतलब है कि लेवाइन ने सच में जैकेट के साथ इन बटनों का स्पेयर सेट दिया था और पुलिस को भी इस बारे में पता है। केन कुछ पल तक वहीं खड़ा सोचता रहा। फिर उसने बटनों का वो डिब्बा वापस रखा और जल्दी से अपने बेडरूम में चला गया। वहां उसने अलमारी से वही मशहूर जैकेट निकाली जिसके बटन अब पूरे शहर में चर्चा का विषय बन चुके थे। उसने ध्यान से जैकेट के बटन गिने। उसमें कुल 9 बटन लगे हुए थे। इसके बाद वो फिर से लिविंग रूम में लौटा और डिब्बे में पड़े गोल्फ बॉल जैसे बटनों को गिनने लगा। वो बार बार गिनता रहा, लेकिन चाहे वो जितनी कोशिश कर ले उसे वो 9वां बटन नहीं मिला। उस डुप्लीकेट सेट में से एक बटन गायब था। ये देखकर केन के होश उड़ गए। उसने घबराकर अपना सिर पकड़ लिया। उसे तुरंत समझ में आ गया कि ये बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। अगर लिपस्की को पता चल गया कि उसके पास मौजूद बटनों में से एक बटन गायब है तो सबसे पहले शक उसी पर जाएगा। संभव था कि पुलिस उसे सीधा गिरफ्तार ही कर लेगी और अगर ऐसा हुआ तो पुलिस देर सबेर कोरेन के साथ उसके रिश्ते के बारे में जरूर पता लगा लेगी। ये सोचकर केन की हालत और खराब हो गई। उसने आंखें बंद कर ली और कुछ देर तक वहीं खड़ा अपनी पत्नी बेटी के बारे में सोचता रहा। वो बहुत बड़ी परेशानी में फंस गया था। कोरेन से हुई उस मुलाकात ने उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल दी थी। पहले वो अपनी पत्नी के साथ आराम से और खुशी से रह रहा था, लेकिन अब अचानक वो एक बड़ी मुसीबत में पड़ गया था। केन धीरे से उठा। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने बटनों वाला डिब्बा फिर से उसकी जगह पर रख दिया। फिर उसने बाहर निकलते हुए 8 बटनों को ध्यान से देखा। वो सोचने लगा कि अब क्या करे। उसके मन में ख्याल आया कि शायद इन बटनों को खत्म कर देना चाहिए। बाद में वो कसम खाकर कह सकता है कि ऐसे किसी स्पेयर बटनों का डुप्लीकेट सेट उसे मिला ही नहीं था। वो बेटी से कह सकता था कि अगर पुलिस पूछे तो वो भी यही कहे। लेकिन केन जानता था कि बेटी से झूठ बुलवाना इतना आसान नहीं होगा। तभी दीवार पर टंगी घड़ी में 9 बज गए। उसे याद आया कि उसे ऑफिस के लिए देर हो रही है। उसने जल्दी से उन 8 बटनों को उठाकर अपनी जेब में रखा और फिर बंगले को लॉक किया और कार में बैठकर ऑफिस के लिए निकल गया। जब केन अपने ऑफिस की तरफ बढ़ रहा था, ठीक उसी समय लिपस्की पुलिस हेडक्वार्टर में बैठा अटलांटा पुलिस से संपर्क कर रहा था। बेटी के पिता सिटी कोर्ट में केस लड़ते थे, इसलिए वहां का पुलिस विभाग उन्हें अच्छी तरह जानता था। अटलांटा पुलिस हेडक्वार्टर से लिपस्की को मिस्टर लेसी यानी बेटी के पिता का फोन नंबर मिल गया, लेकिन साथ ही उसे यह भी कहा गया कि जब तक बहुत जरूरी ना हो उन्हें फोन ना किया जाए, क्योंकि कुछ ही समय पहले उन्हें हार्ट अटैक आया था। लेकिन लिपस्की ने इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। उसने तुरंत मिस्टर लेसी यानी केन ब्रेंडन के ससुर के घर पर फोन लगाया और बेटी से बात करने की कोशिश की। बहुत ही सामान्य और शांत तरीके से उसने बेटी से पूछा, क्या गोल्फ बॉल जैसे बटनों का वो डुप्लीकेट सेट जैकेट के साथ आया था मिसेस ब्रेंडन? बेटी ने बिना किसी शक के जवाब दिया, हाँ, एक डुप्लीकेट स्पेयर सेट जैकेट के साथ आया था। अभी भी हमारे घर में बटनों वाले डब्बे में रखा हुआ है। ये सुनते ही लिपस्की ने राहत की एक लंबी सांस ली और फोन रख दिया। फिर वो मुड़ा और जकोबी की तरफ देखने लगा। जकोबी अभी अभी मुक्ति दल संगठन के दफ्तर से वापस आया था। वो वहीं हेडक्वार्टर में लिपस्की के बगल वाली कुर्सी में बैठा था और पूरी बातचीत को एक दूसरे फोन से बड़े ध्यान से सुन रहा था। लिपस्की ने जकोबी की तरफ देखते हुए कहा, अब ये देखना है कि ब्रेंडन इस बारे में सच बोलता है या झूठ। उधर दूसरी तरफ केन ब्रेंडन अपने दफ्तर पहुंच चुका था। वहां उसने देखा कि 3 नीग्रो ग्राहक पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। दूसरी तरफ कोरेन अपने टाइपराइटर पर तेजी से टाइप करने में लगी हुई थी। अगले 1 घंटे तक केन उन्हीं 3 ग्राहकों में उलझा रहा। वो उनके सवालों के जवाब देता रहा और उनके काम निपटाता रहा।
जब आखिरकार वो उनसे खाली हुआ तो उसने सोचा कि अब ऑफिस में आई हुई डाक देख ले। कुछ लिफाफे, कुछ चिट्ठियां डाक में आई हुई थी। जैसे ही वो उन चिट्ठियों को देखने के लिए बैठा तभी टेलीफोन की घंटी बज उठी। केन ने रिसीवर उठाया और कहा, जी गुड मॉर्निंग, मैं केन ब्रेंडन बोल रहा हूं, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं। दूसरी तरफ से भारी और सख्त आवाज आई, मैं सिटी पुलिस हेडक्वार्टर से डिटेक्टिव लिपस्की बोल रहा हूं मिस्टर ब्रेंडन। ये आवाज सुनते ही केन के हाथ से रिसीवर लगभग छूट ही गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने घबराई हुई आवाज में कहा, अब मिस्टर लिपस्की। दूसरी तरफ से लिपस्की ने पूछा, मिस्टर ब्रेंडन क्या आपको वो बटन मिले? इधर से केन ने संभलते हुए कहा, अब मिस्टर लिपस्की, मेरे ख्याल से मिस्टर लेवाइन को शायद कोई गलतफहमी हो गई होगी। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी आवाज को सामान्य रखा और आगे कहा, अब मुझे पूरा यकीन है कि उस जैकेट के साथ मुझे मिस्टर लेवाइन से बटनों का कोई एक्स्ट्रा सेट नहीं मिला था मिस्टर लिपस्की। दूसरी तरफ से लिपस्की ने थोड़ा रुककर पूछा, क्या तुम पूरे यकीन के साथ कह रहे हो मिस्टर ब्रेंडन? केन ने तुरंत जवाब दिया, जी हाँ मिस्टर लिपस्की। कुछ पल की चुप्पी के बाद लिपस्की बोला, ठीक है, थैंक यू मिस्टर ब्रेंडन। इतना कहकर लिपस्की ने फोन काट दिया। केन अभी भी फोन का रिसीवर हाथ में लिए कई पलों तक चुप बैठा रहा। वो अच्छी तरह समझ रहा था कि उसने अभी अभी पुलिस से एक बड़ा झूठ बोला है। उसे यह भी महसूस हो रहा था कि यह झूठ कभी ना कभी पकड़ा जा सकता है। उसके मन में तुरंत ख्याल आया कि उसे फौरन अपनी पत्नी बेटी से बात करनी चाहिए और उसे इस मामले के बारे में सावधान कर देना चाहिए। उसने तुरंत अटलांटा में बेटी के पिता के घर में फोन मिलाया। लाइन मिलते ही केन ने अपनी पत्नी से पूछा, अब बेटी डार्लिंग, अब तुम्हारे डैड की तबीयत कैसी है? बेटी ने थकी हुई आवाज में कहा, ओह केन, अभी भी उनकी हालत गंभीर है। वो अभी भी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। डॉक्टर ने कहा है कि 50-50 चांस है। मुझे अभी यहाँ कुछ और दिन रुकना पड़ेगा क्योंकि माँ अकेली है और बहुत परेशान है। मैं सारी रात उनके साथ बैठी रहती हूँ, कभी जागती हूँ, कभी झपकी ले लेती हूँ। केन ने धीरे से कहा, अब कोई बात नहीं डार्लिंग, मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे डैड जल्दी ठीक हो जाएंगे। बेटी बोली, ओह थैंक यू सो मच केन। दोनों के बीच कुछ देर घर परिवार की सामान्य बातें होती रही। फिर अचानक बेटी को कुछ याद आया और वो बोली, अरे हाँ, करीब 2 घंटे पहले यहाँ पैराडाइज सिटी पुलिस से फोन आया था। वे तुम्हारी उस जैकेट में लगे गोल्फ बॉल डिजाइन वाली बटनों के बारे में पूछ रहे थे। ये सुनते ही केन मानो जैसे आसमान से जमीन पर गिर पड़ा। उसे समझ आ गया कि पुलिस पहले ही बेटी से बात कर चुकी है। उसका दिल इतनी तेजी से धड़कने लगा कि कुछ पल तक उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकली। आखिर उसने बड़ी मुश्किल से पूछा, अब तो तुमने उन्हें क्या बताया? बेटी ने बिल्कुल सामान्य अंदाज में जवाब दिया, मैंने उन्हें बता दिया कि वे बटन हमारे घर के बटनों वाले डब्बे में रखे हैं। लेकिन ये सब मामला क्या है केन? केन ने जल्दी से बात संभालते हुए कहा, कुछ खास नहीं, बाद में बताऊंगा, फिलहाल तुम अपने पिता की देखभाल करो। बेटी बोली, ठीक है केन, तुम भी अपना ध्यान रखना। केन ने कहा, हाँ मैं फिर से फोन करूंगा, बाय। उसके बाद केन ने फोन काट दिया। फोन रखने के बाद केन का चेहरा बिल्कुल फीका पड़ चुका था। डर और घबराहट में उसने धीरे से अपनी जेब में हाथ डाला और उन बटनों को टटोलने लगा जिन्हें वो सुबह से अपने साथ लेकर घूम रहा था। तभी केन के केबिन का दरवाजा खुला और कोरेन अंदर आ गई। उसने केन का उतरा हुआ चेहरा देखा तो तुरंत पूछ बैठी, क्या हुआ केन, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? केन ने गहरी सांस ली और उन मनहूस बटनों की पूरी कहानी कोरेन को सुना दी। उसने बताया कि जैकेट के स्पेयर सेट में से एक बटन गायब है और ये बात उसके लिए कितनी बड़ी मुसीबत बन सकती है। आखिर में वो बोला, अगर पुलिस को पता चल गया कि उस सेट में से एक बटन कम है तो सीधा मतलब यही निकलेगा
कि वही बटन उस कत्ल वाली जगह पर गिरा होगा और फिर वे मुझे ही कातिल समझ सकते हैं। सच कहूं तो समझ नहीं आ रहा कि इस मुसीबत से कैसे बाहर निकलूं। एक तरफ वो पुलिस वाला लिपस्की है जो कभी भी मेरे डुप्लीकेट बटन देखने आ सकता है, और दूसरी तरफ वो घटिया ब्लैकमेलर जो कल फिर से सिर पर आकर खड़ा हो जाएगा। कोरेन ने थोड़ा झुंझलाते हुए कहा, ऐसे घबराने से कुछ नहीं होगा केन, हिम्मत रखो, कल की बात कल देखी जाएगी। इतना कहकर कोरेन मुड़ी और अपनी आकर्षक चाल से चलते हुए वापस अपनी मेज की तरफ चली गई। पीछे केन वहीं बैठा रह गया। वो सिर पकड़कर गहरी चिंता में डूबा हुआ था। उधर दूसरी तरफ केन ब्रेंडन के खिलाफ पहले से ही कुछ करने के लिए उतावले बैठे लिपस्की ने उसके झूठ बोलने की रिपोर्ट पुलिस चीफ टेरल को दी। उसने कहा कि अब केन ब्रेंडन पर दबाव डालना जरूरी है। लेकिन टेरल ने थोड़ा सोचकर कहा, सिर्फ झूठ बोलने से यह साबित नहीं होता कि वो कातिल है। हो सकता है कि वो स्टनवुड की लड़की के साथ अपने अफेयर की बात छिपाना चाहता हो। वो जानता है कि अगर ये बात खुली तो उसकी बदनामी होगी, और इसीलिए हो सकता है कि उसने झूठ बोला है। फिर टेरल आगे बोला, दूसरी तरफ जकोबी की रिपोर्ट कहती है कि ग्रेग के कपड़ों में जो जैकेट थी वो मुक्ति दल संगठन के डिपो तक कभी पहुंची ही नहीं। इसका मतलब है कि हमारी जांच का एक हिस्सा अभी भी अधूरा है और उसे और गहराई से देखना जरूरी है। कुछ पल तक रुकने के बाद पुलिस चीफ टेरल ने आदेश दिया, मैं चाहता हूं कि ब्रेंडन पर हाथ डालने से पहले तुम मिसेस ग्रेग से ठीक तरह से बात करो। तुम इस बार उसके बटलर से नहीं बल्कि सीधा मिसेस ग्रेग से ही मिलना। लिपस्की बोला, अब ठीक है सर। इतना कहकर वो उठ खड़ा हुआ और थोड़ी देर बाद कार लेकर एकेशिया ड्राइव की तरफ चल दिया। लिपस्की उस बंगले पर पहुंचा जहां इस बार मिसेस ग्रेग से मिलना तय था। उसने दरवाजे की घंटी बजाई। कुछ ही पल बाद बटलर रेनॉल्ड ने दरवाजा खोला और लिपस्की को घूरता हुआ खड़ा रहा। लिपस्की ने सख्त आवाज में कहा, दिस इज पुलिस डिटेक्टिव लिपस्की, मुझे मिसेस ग्रेग से मिलना है। उसी समय एमेलिया ग्रेग दरवाजे की आड़ में खड़ी होकर सब कुछ सुन रही थी। उसने हिम्मत जुटाई और बाहर आकर रेनॉल्ड से बोली, क्या बात है रेनॉल्ड? रेनॉल्ड ने सिर झुकाकर कहा, मैडम, पुलिस विभाग से कोई आपसे मिलना चाहता है। पुलिस? ये सुनते ही एमेलिया ग्रेग का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। उसने कहा, ठीक है, उसे अंदर ले आओ। रेनॉल्ड ने दरवाजे से हटकर लिपस्की को अंदर आने का इशारा किया। एमेलिया ग्रेग ने लिपस्की को देखते हुए कहा, आइए डिटेक्टिव, बताइए क्या बात है। लिपस्की ने धीरे धीरे बात शुरू की। अब मिसेस ग्रेग, हाल ही में हुए एक बेरहम कत्ल के मामले में हम एक ऐसे आदमी की तलाश कर रहे हैं जिसके पास एक खास तरह की जैकेट होने की पूरी संभावना है। उस जैकेट पर गोल्फ बॉल जैसे दिखने वाले बहुत ही अलग किस्म के बटन लगे हुए हैं। लिपस्की थोड़ा रुका और फिर आगे बोला, कल यहाँ मौजूद आपके बटलर ने हमें बताया था कि ऐसी एक जैकेट पहले आपके पति के पास थी और उनकी मौत के बाद उनके बाकी कपड़ों के साथ वो जैकेट भी मुक्ति दल संगठन को दान में दे दी गई। इसके बाद लिपस्की ने मिसेस ग्रेग की आंखों में देखते हुए कहा, लेकिन जब हमने इस बात की जांच की तो हमें पता चला कि आपके पति की वो खास जैकेट उन कपड़ों में शामिल ही नहीं थी जो मुक्ति दल संगठन भेजे गए थे। एमेलिया ग्रेग ने सख्त आवाज में कहा, वो जैकेट मेरे पति के बाकी कपड़ों के साथ ही थी। क्यों, सही कहा ना रेनॉल्ड? रेनॉल्ड ने तुरंत सिर झुकाकर जवाब दिया, अब जी मैडम, मैंने भी इन्हें पहले यही बताया था। लेकिन लिपस्की ने ठंडी आवाज में कहा, मगर मुक्ति दल संगठन के डिपो इंचार्ज मिस्टर कैडॉक ने आपके बटलर के इस दावे को साफ शब्दों में नकार दिया है। मिस्टर कैडॉक ने कहा कि ऐसी कोई जैकेट उनके पास नहीं पहुंची। अच्छा, कैडॉक? एमेलिया ग्रेग ने बनावटी गुस्से के साथ कहा, मैं उस आदमी को अच्छी तरह जानती हूँ। मुझे लगता है कि उसी ने मेरे पति की वो जैकेट चुरा ली होगी, या तो अपने लिए या तो किसी अपने रिश्तेदार के लिए। लिपस्की ने शांत लेकिन कड़े स्वर में कहा, लेकिन मिसेस ग्रेग।
एमेलिया ने तुरंत उसे बीच में ही रोक दिया और तेज आवाज में बोली, देखिए मिस्टर डिटेक्टिव, हमें जो पता था हमने आपको बता दिया। अब आप प्लीज यहां से जाइए। ये सुनकर लिपस्की की आंखें सिकुड़ गई। उसने सख्ती से कहा, मिसेस ग्रेग, मेरा यहां आना कोई सुबह की सैर नहीं है। शहर में हुए एक बेहद ही गंभीर और सनसनीखेज कत्ल की जांच चल रही है। आपका बयान मिस्टर कैडेक की ईमानदारी पर सवाल उठाता है। ऐसे में आप इस मामले में यूं आसानी से बचकर नहीं निकल सकती। तभी रेनॉल्ड्स ने हल्के से खांसकर एमेलिया ग्रेग को इशारा किया। एमेलिया तुरंत समझ गई कि रेनॉल्ड्स उसे सावधान कर रहा है। उसने फिर से लिपस्की की तरफ घूरते हुए कहा, देखिए डिटेक्टिव, मैं सिर्फ इतना कह रही हूं कि मेरे पति की वो जैकेट हमने उनके बाकी कपड़ों के साथ मुक्ति दल संगठन को भेज दी थी। उसके बाद उस जैकेट का क्या हुआ ये हमें नहीं पता, और ना ही हमारे पास ऐसा कोई कारण या साधन है कि हम जाकर उसका पता लगाएं। मिसेस एमेलिया ग्रेग ने ठंडी आवाज में कहा, मिस्टर लिपस्की, हम इस मामले में आपकी और कोई मदद नहीं कर सकते। अगर आपने हमें आगे परेशान किया तो मजबूरन मुझे अपने दोस्त से आपकी शिकायत करनी पड़ेगी, जो इस शहर के मेयर हैं। लिपस्की ने कुछ पल तक एमेलिया ग्रेग को घूरा, फिर आखिरकार हथियार डालते हुए बोला, ओके मिसेस ग्रेग, आपकी मदद के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतना कहकर वो पलटा, बाहर निकला और अपनी कार तक पहुंच गया। उसने टेरल को फोन करके पूरी रिपोर्ट दी। पुलिस चीफ टेरल ने कुछ पल सोचकर कहा, लिपस्की, फिलहाल उस बुढ़िया को छोड़ दो और उस मुक्ति दल संगठन के डिपो इंचार्ज एक बार फिर से चेक करो। अब जी सर, लिपस्की ने कहा और फोन काटकर अपने काम में लग गया। अगले 1 घंटे तक वो मुक्ति दल संगठन के इंचार्ज कैडेक के पास बैठकर उससे पूछताछ करता रहा, लेकिन कैडेक बार बार वही बात दोहराता रहा कि मिस्टर ग्रेग के कपड़ों के साथ वो खास जैकेट कभी आई ही नहीं थी। आखिरकार लिपस्की ने फिर से पुलिस चीफ टेरल को रिपोर्ट दी। टेरल ने कहा, ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम फिर से वहीं आकर खड़े हो गए हैं और गोल गोल घूम रहे हैं। लिपस्की, फिलहाल इस जैकेट वाले मामले को यहीं छोड़ दो। अब उस हिप्पी कॉलोनी के लोगों की जांच करो। जैकेट का मामला बाद में देखेंगे। लिपस्की। उधर दूसरी तरफ लुबोन अपने बिस्तर पर लेटा हुआ कॉफी की चुस्कियां ले रहा था। पिछली रात उसने समुद्र के किनारे बीच पर एक नीग्रो लड़की के साथ समय बिताया था, इसलिए उसे सोने में काफी देर हो गई थी। आज का दिन कुछ अलग था। कल उसे केन और कोरेन से मिलने जाना था। वो उनसे $10,000 की बड़ी रकम लेने वाला था और उसे पूरा भरोसा था कि अब दोनों उसे वो पैसे दे ही देंगे। लुबोन अपने बिस्तर पर आराम से लेटा हुआ कॉफी पीते हुए अपने नंगे सीने को सहलाते हुए ये सोच रहा था कि जब उसे इतने सारे पैसे मिल जाएंगे तो वो आगे क्या क्या करेगा। तभी उसके केबिन के दरवाजे पर दस्तक हुई। लुबोन ने अपने ख्यालों को झटका और उठकर दरवाजा खोला। दरवाजे के बाहर एक लंबा चौड़ा आदमी माइक्रोफोन लिए खड़ा था। वो मुस्कुराते हुए बोला, हेलो मिस्टर लुबोन, मेरा नाम पैट हैमिल्टन है। मैं पैराडाइज टीवी चैनल से हूं। मुझे पता चला है कि हाल ही में हुए उस बेरहम कत्ल के वक्त तुम वहीं घटना की जगह के आसपास मौजूद थे। शायद तुमने कातिल को भी देखा होगा। लुबोन ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था, लेकिन पैट हैमिल्टन ने उसे बीच में ही रोक दिया और पूछा, क्या यह सही है मिस्टर लुबोन कि उस रात तुम घटना वाली जगह के आसपास मौजूद थे? दरवाजे पर खड़े लुबोन के चेहरे पर सूरज की तेज रोशनी सीधे पड़ रही थी। वो पहले से ही चिढ़ा हुआ था और यह सवाल सुनकर वो और भड़क गया। उसने गुस्से में कहा, चलो दफा हो जाओ यहां से, और उसने जोर से दरवाजा बंद कर दिया। हैमिल्टन मुस्कुराता हुआ पीछे मुड़ा। वो उसी हिप्पी कॉलोनी तक अपनी छोटी सी कार में आया था। वो आराम से वापस गया और कार की ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। बैठते ही उसने पीछे छिपे अपने कैमरामैन से पूछा, तुमने उसकी फोटो खींची? उधर दूसरी तरफ
एकेशिया ड्राइव पर बने एक आलीशान बंगले पर, जहां एमेलिया ग्रेग अपने पागल बेटे क्रिस्पिन ग्रेग के साथ रहती थी, वहां क्रिस्पिन ग्रेग ने टीवी ऑन किया। उसी समय रिपोर्टर पैट हैमिल्टन अपने चैनल पर खबरें सुना रहा था। टीवी पर हैमिल्टन बोल रहा था, पुलिस अभी तक उस खतरनाक हत्यारे का कोई सुराग नहीं लगा पाई है जिसने ये बेरहम कत्ल किया है, इसलिए हमने अपनी तरफ से भी कुछ जांच पड़ताल की। इसी दौरान हमें पता चला कि एक युवक जिसका नाम लू यानी लुबोन है, वो उस घटना वाली रात को वहीं पर उसी घटना स्थल पर मौजूद था। इसके बाद टीवी स्क्रीन पर लुबोन की तस्वीर दिखाई दी। पैट हैमिल्टन आगे बोला, ये युवक फिलहाल शहर से बाहर जाने वाले रास्ते पर बनी हिप्पी कॉलोनी में रह रहा है। जब हमने उससे इस मामले में बात करने की कोशिश की तो उसने कुछ बताने से साफ इनकार कर दिया। फिर उसने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, मेरा मानना है कि ये नौजवान इस केस की एक बहुत अहम कड़ी हो सकता है। ये नौजवान उससे कहीं ज्यादा जानता है जितना ये पुलिस को बता रहा है। अमेलिया के पागल बेटे क्रिस्पिन ग्रेग ने टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही लुबोन की तस्वीर को ध्यान से देखा। हैमिल्टन के शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। ये नौजवान उससे कहीं ज्यादा जानता है जितना ये पुलिस को बता रहा है। ये सुनकर क्रिस्पिन की आंखें चौड़ी हो गई। उसके होठों पर एक ठंडी और खतरनाक मुस्कान फैल गई। अगर ये लड़का सच में उस रात घटना वाली जगह पर मौजूद था तो हो सकता है कि उसने क्रिस्पिन को देख लिया हो, और ये क्रिस्पिन के लिए बहुत खतरनाक बात थी। लेकिन अगले ही पल क्रिस्पिन ने मन ही मन फैसला कर लिया, कोई बात नहीं, अच्छा हुआ कि मुझे इसके बारे में समय रहते पता चल गया। अब इसका इंतजाम करना पड़ेगा। क्रिस्पिन की नजर में अब समय आ गया था कि वो अपनी अगली बेहद खास और बेमिसाल ऑयल पेंटिंग तैयार करे। दूसरी तरफ लिपस्की जब अपने घर पहुंचा तो उसे बहुत तेज भूख लगी हुई थी। उसकी आंतें जैसे कुलबुला रही थी। इसी वजह से घर में घुसते ही वो सीधे किचन की तरफ चल दिया। वहां उसकी पत्नी कैरल खाना बनाने में व्यस्त थी। लिपस्की ने अंदर आते ही पूछा, अब हनी, खाने में क्या बना रही हो? मुझे 2 घंटे में फिर से बाहर जाना है। कैरल ने आराम से जवाब दिया, आज तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है, मशरूम और क्रीम सॉस के साथ चिकन ब्रेस्ट। लिपस्की के चेहरे पर खुशी छा गई। वो बोला, अरे वाह, आज मजा आ जाएगा। अभी खाना बनने में कितना समय लगेगा? कैरल ने कहा, अब बस 10 मिनट। फिर उसने पूछा, अब हनी, क्या तुम्हें तुम्हारा कातिल मिला या नहीं? लिपस्की ने फ्राइंग पैन पर पकते चिकन को देखते हुए कहा, नहीं, अभी नहीं, लेकिन ये खाना तो सच में स्वादिष्ट लग रहा है। कैरल ने फिर पूछा, क्यों, तुम्हारे पुलिस विभाग को कोई सुराग अभी तक नहीं मिला? लिपस्की ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। फिर वो बोला, अब सुनो, थोड़ा जल्दी करो, मुझे बहुत तेज की भूख लगी है। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। कैरल मुस्कुराई और बोली, मेरे पास तुम्हारे लिए 3 क्लू हैं। ये कहते हुए उसने पैन में मशरूम डालने शुरू कर दिए। लिपस्की हैरान होकर बोला, क्या तुम्हारे पास क्लू हैं? फिर उसने शक भरे अंदाज में कहा, मतलब तुम फिर से उस पागल बुढ़िया के पास चली गई थी? कैरल ने तुरंत जवाब दिया, अब हनी, वो सिर्फ इसलिए पागल नहीं हो जाती कि वो शराब पीती है। हाँ, वो शराब जरूर पीती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया जाए। लिपस्की ने कहा, वो बुढ़िया नशे में सिर्फ उल्टी सीधी बातें करती है। कैरल ने गंभीर होकर कहा, नहीं, वो अक्सर सच बोलती है, और ये मत भूलो कि पिछले साल एक हत्या के मामले में उसने तुम्हें 2 बड़े सुराग दिए थे, लेकिन तुमने अपनी जिद में आकर उनका इस्तेमाल ही नहीं किया। लेकिन कैरोल की बात का आखिरी हिस्सा लिपस्की ने सुना ही नहीं था। वह अचानक उठकर तेजी से लिविंग रूम में चला गया और वहां रखी शराब की अलमारी देखने लगा।
कुछ ही सेकंड में उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया, क्योंकि उसकी पसंदीदा विस्की की बोतल वहां से गायब थी। गुस्से में लिपस्की ने अपनी टाई उतारकर फर्श पर फेंक दी। उसी समय कैरल भी उसके पीछे पीछे लिविंग रूम में आ गई। उसने हैरानी से पूछा, अब ये क्या बदतमीजी है लिपस्की? लिपस्की झुंझलाकर बोला, मेरी फेवरेट विस्की की बोतल कहाँ है? कैरल ने बेपरवाही से कहा, ओह, तुम शराब की बोतल का रोना छोड़ो और मेरी बात सुनो। फिर वो उत्साह से बोली, मोहिता बेल ने तुम्हारा केस सुलझा दिया है। तुम भी तो यही चाहते थे ना, है ना? ये सुनकर लिपस्की ने सिर पकड़ लिया और वहीं पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। कुछ पल बाद वो व्यंग्य से बोला, ओह अच्छा, तो उस शराबी बुढ़िया ने एक बोतल विस्की पीने के बाद घर बैठे बैठे मेरा केस सुलझा दिया। क्यों, सही कहा ना मैंने? कैरल ने तुरंत कहा, अब तुम उसे बार बार शराबी मत कहो। उसने खास मेरी रिक्वेस्ट पर तुम्हें इस केस में आगे बढ़ने के लिए 3 क्लू दिए हैं। लिपस्की ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस अपने बालों में हाथ फेरता रहा। कैरल बड़बड़ाते हुए बोली, सुनो हनी, ध्यान से सुनो। मोहिता बेल के मुताबिक तुम्हें 3 बातों पर खास ध्यान देना चाहिए। पहला, लाल सुर्ख चांद। दूसरा, काला आसमान। और तीसरा, संतरी रंग लिए समुद्र का किनारा। लिपस्की ने पलकें झपकाई और चिढ़कर बोला, लाल सुर्ख चांद, काला आसमान और संतरी रंग का समुद्री किनारा। बहुत बढ़िया। फिर उसने ताना मारते हुए कहा, यह बताओ कि उस महान भविष्यवक्ता ने ये तीनों क्लू मेरी विस्की की बोतल पीने से पहले बताए थे या बाद में? कैरल ने नाराज होकर कहा, देखो हनी, तुम इन क्लूज का समझदारी से इस्तेमाल करो। मुझे उम्मीद है ये तुम्हारे काम आएंगे। लिपस्की ने गहरी सांस ली और हवा में सूंघते हुए बोला, ये कैसी जलने की बदबू आ रही है? अचानक कैरल को कुछ याद आया। वो घबराकर चिल्लाई और भागती हुई किचन की ओर दौड़ी। कुछ ही सेकंड बाद उसकी आवाज आई, ओह नहीं, तुम्हारा डिनर जल गया। लिपस्की भी तुरंत किचन में पहुंचा। उसने फ्राई पैन पर पड़े जले हुए चिकन को घूरते हुए कहा, अब मैं क्या खाऊंगा? कैरल बोली, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ और बना देती हूं, लेकिन तुम उन 3 क्लूज को ध्यान में रखना, ठीक है? लिपस्की ने थके हुए अंदाज में कहा, अच्छा ठीक है ठीक है, अब ये सब छोड़ो और जल्दी कुछ खाने को बना दो। उसकी पसंदीदा विस्की की बोतल तो जा ही चुकी थी और उसका खाना भी जल चुका था, और इन सब के बावजूद उसने कैरल से ज्यादा कुछ नहीं कहा। वो सच में एक अच्छी तरह से ट्रेन किया हुआ पति था और कैरल वाकई बहुत खुशकिस्मत पत्नी थी। दूसरी तरफ रात के ठीक 11 बज रहे थे। शहर पर धीरे धीरे सन्नाटा उतर चुका था। दूर कहीं से कभी कभार किसी कार के गुजरने की आवाज आती और फिर सब कुछ शांत हो जाता। केन ब्रैंडन अपने घर के लाउंज में बैठा था। वो बिस्तर पर जाकर सोने के बजाय लाउंज में पड़ी एक आराम कुर्सी पर झुका हुआ बैठा था। उसके सामने सेंटर टेबल पर स्कॉच का गिलास रखा हुआ था और पास ही एक खुली हुई बोतल भी पड़ी थी। कमरे में हल्की पीली रोशनी जल रही थी, जिससे पूरा माहौल बोझिल और भारी लग रहा था। आज दफ्तर से लौटते वक्त केन इतना परेशान था कि रास्ते में डिनर के लिए कुछ खरीदना ही भूल गया। उसके दिमाग में लगातार वही एक बात घूम रही थी, वो गुमशुदा गोल्फ बॉल बटन। पुलिस वाला लिपस्की और उसके साथी पिछले 2 दिनों से उसी बटन के बारे में पूछताछ कर रहे थे। केन को हर पल ऐसा लगता कि पुलिस वाले किसी भी क्षण उसके दरवाजे पर आकर खड़े हो सकते हैं। यही सोच सोचकर उसका दिल घबराए जा रहा था। घर पहुंचते ही उसने लिकर कैबिनेट खोली और स्कॉच की बोतल निकालकर अपने लिए एक मजबूत ड्रिंक बनाया था। अब वो उसी ड्रिंक को धीरे धीरे पीते हुए लाउंज में बैठा इंतजार कर रहा था। इंतजार किस चीज का, शायद वो खुद भी नहीं जानता था। शायद पुलिस के आने का
या शायद किसी ऐसे चमत्कार का जो उसे इस मुसीबत से बाहर निकाल सके। उसने एक लंबा घूंट भरा और गिलास टेबल पर रख दिया। उसके दिमाग में बार बार उसकी पत्नी बेटी का चेहरा घूमता जा रहा था। अगर वो पूरा मामला खुल गया तो वो उसे कैसे सफाई देगा, वो उसे कैसे समझाएगा कि वो निर्दोष है। वो बस इसी उलझन में था। इसी बेचैनी में उसने दूसरा ड्रिंक बनाया। स्कॉच का तेज असर धीरे धीरे उसके दिमाग पर चढ़ने लगा। वो कुर्सी पर पीछे टिक गया और छत की तरफ देखने लगा। जिंदगी जैसे अचानक किसी अंधेरे मोड़ पर आ खड़ी हुई थी। तभी अचानक उसके घर की डोरबेल बज उठी। घंटी की आवाज ने उसे चौंका दिया। वो झटके से उठ खड़ा हुआ। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। कुछ पल वो वहीं खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे कॉरिडोर से होकर मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने से किसी ने उसे हल्का सा धक्का देकर उसे रास्ते से हटा दिया और अंदर दाखिल हुआ। वो कोरेन थी। कोरेन ने जल्दी से दरवाजा बंद किया और धीमी आवाज में बोली, फिक्र मत करो, मैंने पूरा ध्यान रखा है कि किसी को पता ना चले कि मैं यहां आई हूं। केन उसे अपने घर पर देखकर हक्का बक्का रह गया। उसने घबराकर पूछा, लेकिन तुम यहां करने क्या आई हो? कोरेन ने उसके सवाल का जवाब देने के बजाय लिविंग रूम की तरफ कदम बढ़ा दिए। उसकी टाइट और चमकदार फ्रॉक उस रात हल्की रोशनी में और भी ज्यादा आकर्षक लग रही थी। वो मुस्कुराई और बोली, अरे तुम ड्रिंक कर रहे थे? केन झुंझलाकर बोला, कोरेन, मैं पूछ रहा हूं तुम यहां क्यों आई हो? कोरेन ने उसकी तरफ देखा और फिर धीरे से अपनी मुट्ठी खोली। उसकी हथेली पर एक छोटा सा गोल्फ बॉल बटन चमक रहा था। उस बटन को देखकर केन की आंखें फैल गई। उसने घबराकर पूछा, ये तुम्हें कहां मिला? कोरेन हल्के से हंस दी और बोली, मैं लेवाइन की दुकान पर गई थी और वहां बिल्कुल वैसी ही एक दूसरी जैकेट टंगी हुई थी। मौका देखकर मैंने उस जैकेट से ये बटन काट लिया। फिर उसने आंख मारते हुए कहा, मैंने कहा था ना, ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो। तुम बेकार में ही डरते हो केन। केन ने राहत की लंबी सांस ली, जैसे उसके सीने पर रखा भारी बोझ अचानक उतर गया हो। उसने आगे बढ़कर बटन लेने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन कोरेन ने तुरंत अपनी मुट्ठी भींच ली। वो मुस्कुराई और बोली, तुम्हारा बेडरूम कहाँ है? केन चौंक पड़ा। उसने पूछा, क्यों? कोरेन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि इस शानदार मौके को सेलिब्रेट करना चाहिए, नहीं? फिर कोरेन ने धीरे धीरे अपनी फ्रॉक उतार दी। अब वो लगभग बिना कपड़ों के केन के सामने खड़ी थी। कोरेन मुस्कुराकर बोली, ये रहा तुम्हारा बटन और ये रही मैं। केन कुछ पल उसे देखता रह गया। उसके दिमाग में एक पल को ख्याल आया कि यह घर सिर्फ उसका नहीं था, बल्कि यहां उसकी पत्नी बेटी का भी हक था। इस बेडरूम में बिछा बिस्तर उनकी शादीशुदा जिंदगी की निशानी था। लेकिन स्कॉच के दो मजबूत पैग और सामने खड़ी कोरेन का खुला निमंत्रण केन के सारे संकोच बहाकर अपने साथ ले गया। फिर उसने धीरे से कोरेन का हाथ पकड़ लिया और फिर दोनों बेडरूम की ओर चल दिए। कोरेन हंस रही थी। स्टनवुड की बेटी सचमुच खतरनाक लड़की थी। दरवाजा बंद होते ही कमरे में कुछ देर तक केवल सिसकियां, धीमी हंसी और फुसफुसाहटें गूंजती रही। बाहर लिविंग रूम में घड़ी की टिक टिक लगातार चल रही थी, मानो समय खुद इस घटना का गवाह बन गया हो। तभी अचानक डोर बेल की तेज आवाज सुनकर केन की नींद खुल गई। वो चौंक कर उठकर बैठ गया। उसके सिर में ऐसा लग रहा था जैसे कोई हथौड़े मार रहा हो। दर्द से परेशान होकर उसने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया। कुछ ही पल बाद डोरबेल फिर जोर से बज उठी।
केन ने अपने ऊपर पड़ी चादर हटाई और धीरे धीरे पलंग से नीचे उतर गया। उसका सिर अभी भी दर्द कर रहा था। डोरबेल लगातार बजती जा रही थी, जैसे बाहर खड़ा आदमी बिना रुके बटन दबाए जा रहा हो। केन ने झुंझलाते हुए अपना ड्रेसिंग गाउन पहना और मन ही मन सोचा कि इस वक्त कौन आ गया है। उसे ये भी नहीं पता था कि अभी कितने बजे हैं। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोली और पलंग के पास रखी घड़ी की तरफ देखा। घड़ी में 8:05 हो रहे थे। केन ने हैरानी से सोचा, अब हे भगवान, सुबह हो गई। उसने कमरे की तरफ देखा। खिड़की से आती हल्की धूप कमरे के अंदर तक फैल चुकी थी। डोरबेल एक पल के लिए शांत हुई, लेकिन फिर से जोर से बज उठी। तभी पलंग पर लेटी कोरेन ने करवट बदलते हुए पूछा, अब ये क्या मुसीबत है? केन ने तुरंत उसकी तरफ देखा। कोरेन अभी भी बिस्तर पर लेटी हुई थी और नींद में आंखें मिचमिचा रही थी। ये देखकर केन घबरा गया। बाहर कोई लगातार डोरबेल बजा रहा था और अंदर कोरेन पिछली पूरी रात उसके साथ बिताने के बाद अभी भी उसके बिस्तर पर मौजूद थी। पिछली रात के सारे दृश्य एक एक करके केन के दिमाग में घूम गए। वो जल्दी से कोरेन के पास गया और धीमी आवाज में बोला, बाहर दरवाजे पर कोई है, तुम जल्दी से कहीं छिप जाओ। कोरेन पलंग से नीचे उतरते हुए मुस्कुराई और मजाक में बोली, ओह डरपोक केनी। केनी ने उसकी बात को अनदेखा कर दिया। वो जल्दी से कमरे से बाहर गया और जाकर उसने मुख्य दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही उसने देखा कि बाहर 2 आदमी खड़े हैं। उनमें से एक लिपस्की था और दूसरा उसका साथी जैकोबी। उन्हें देखते ही केन का चेहरा सख्त हो गया। उसने दोनों को घूर कर देखा। उसी समय उसके सिर का दर्द जैसे और तेज हो गया। केन ने नाराज होकर पूछा, अब क्या बात है? लिपस्की ने उसकी हालत देखकर शांत आवाज में कहा, माफ कीजिए मिस्टर ब्रेंडन, हम उन गोल्फ बटनों के बारे में थोड़ी और पूछताछ करना चाहते हैं। केन ने कहा, अच्छा हुआ आप आ गए, मैं तो खुद ही आपको फोन करने वाला था। लिपस्की थोड़ा हैरान हुआ। उसने पूछा, अच्छा क्या हुआ? केन ने जवाब दिया, कल शाम जब मैं घर आया तो मैंने आराम से ढूंढा और मुझे वो बटन मिल गए। लिपस्की अब और ज्यादा हैरान हो गया। वो बोला, अब बटन मिल गए? हाँ, केन ने कहा। लिपस्की ने तुरंत पूछा, क्या मैं उन्हें देख सकता हूं? केन एक पल के लिए सोच में पड़ गया। उसे याद आया कि अंदर कोरेन अभी भी कमरे में ही है, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकता था। उसने दरवाजे से हटते हुए कहा, आप अंदर आ जाइए। दोनों पुलिस वाले घर के अंदर आ गए। केन ने पीछे से दरवाजा बंद कर दिया और उन्हें लिविंग रूम में ले गया। वहां पहुंचकर उसने सोफे की तरफ इशारा किया और कहा, आप बैठिए, मैं अभी आया। ये कहकर केन अंदर बेडरूम की तरफ चल दिया। लिपस्की अचानक अपनी जगह से उठकर तेजी से बेडरूम की तरफ बढ़ा और अंदर झांक कर देखा। बेडरूम में उस समय कोई नहीं था, लेकिन कमरे की हालत साफ बता रही थी कि पिछली रात वहां 2 लोगों के बीच काफी देर तक जोरदार कुश्ती चली थी। बिस्तर की चादरें बिखरी हुई थी और तकिए भी इधर उधर पड़े थे। केन के बेडरूम से वापस आने से पहले ही लिपस्की जल्दी से जाकर वापस सोफे पर बैठ गया, जैसे उसने कुछ देखा ही ना हो। थोड़ी देर बाद केन बेडरूम से वापस आया। उसके हाथ में गोल्फ बॉल बटन थे। उसने वे बटन लिपस्की की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लीजिए और भगवान के लिए मेरा पीछा छोड़ दीजिए। लिपस्की ने वे बटन हाथ में लेकर उन्हें ध्यान से देखा और गिनने लगा। कुछ पल बाद उसने सिर हिलाते हुए कहा, बटन पूरे हैं मिस्टर ब्रेंडन। और फिर वो थोड़ी देर चुप रहा और बोला, लेकिन माफ कीजिए, आपको एक और छोटी सी तकलीफ देनी पड़ेगी। केन ने गहरी सांस ली और झुंझलाते हुए कहा, ठीक है, वो भी कह दीजिए। लिपस्की शांत आवाज में बोला, आप जानते हैं कि हमारे शहर में जो भयानक कत्ल हुआ है वो बहुत गंभीर मामला है। पूरे पुलिस विभाग की जिम्मेदारी है कि उस कातिल को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। केन ने थके हुए अंदाज में कहा, हाँ,
मुझे पता है, आगे कहिए। लिपस्की ने आगे कहा, देखिए मिस्टर ब्रेंडन, तहकीकात के दौरान अक्सर ऐसी अजीब चीज़ें सामने आती हैं जिनका पहले कोई मतलब नहीं समझ में आता, लेकिन बाद में वो चीज़ें केस सुलझाने में बहुत काम आती हैं। ये बटन भी कुछ ऐसे ही लग रहे हैं। ये काफ़ी अलग और ख़ास तरह के हैं। फिर वो थोड़ा झुक कर बोला, इसलिए मैं इन डुप्लीकेट बटनों को और आपकी जैकेट को कुछ समय के लिए अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। ये सुनकर केन थोड़ी देर के लिए चुप रह गया। वो साफ साफ हिचकिचा रहा था। लिपस्की ने तुरंत कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं इन्हें जल्दी वापस कर दूंगा मिस्टर ब्रेंडन। केन उस चालाक पुलिस अफसर को अच्छी तरह जानता था। उसे लग रहा था कि अगर उसने अपनी जैकेट और बटन दे दिए तो शायद वो खुद ही किसी मुसीबत में फंस सकता है। लेकिन लिपस्की ने फिर कहा, मिस्टर ब्रेंडन, मैं आपसे एक जिम्मेदार पुलिस अधिकारी की तरह अनुरोध कर रहा हूं कि आप हमारी मदद करें। अब केन के पास मना करने का कोई रास्ता नहीं था। वो जानता था कि पुलिस वाले इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं होते। आखिरकार उसने थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए कहा, अब ठीक है, ले जाइए। फिर वो अंदर गया और अपनी जैकेट लेकर वापस आया। उसने जैकेट लाकर लिपस्की के हाथ में दे दी। केन झुंझलाकर बोला, ये लीजिए, ले जाइए इसे। वैसे भी मैं इस मनहूस जैकेट को दोबारा नहीं देखना चाहता। वो लगभग चिल्लाते हुए बोला, आपका काम खत्म होने के बाद ये जैकेट मुझे वापस देने की जरूरत नहीं है। चाहो तो इसे कहीं भी फेंक देना। लिपस्की हल्का सा मुस्कुराया और बोला, नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं इसे जल्दी वापस कर दूंगा। ये कहकर लिपस्की खड़ा हुआ। उसका साथी जकोबी भी तुरंत उठ खड़ा हुआ और उसके पीछे पीछे चल पड़ा। दोनों पुलिस वाले बाहर निकल गए। जैसे ही वो बाहर पहुंचे, केन ने जोर से दरवाजा बंद किया और उसे तुरंत लॉक कर दिया। केन उन पुलिस वालों से बहुत नाराज और परेशान हो चुका था, लेकिन वो ये भी अच्छी तरह जानता था कि अगर उसने अपनी नाराजगी खुलकर दिखा दी तो पुलिस वालों को बुरा लग सकता है और उसके लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। वैसे भी वो दोनों पुलिस वाले पहले से ही केन के पीछे पड़े हुए थे। दरवाजा बंद करने के बाद केन बड़बड़ाता हुआ वापस बेडरूम में गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि कोरेन, जो पुलिस वालों के अचानक आने पर डरकर बेडरूम के अटैच बाथरूम में छिप गई थी, वो बाहर आ चुकी थी। अच्छी बात यह थी कि उसने जल्दी जल्दी अपने पूरे कपड़े पहन लिए थे। इस समय वो कमरे में लगे शीशे के सामने खड़ी थी और बैटी की कंघी से अपने बाल संवार रही थी। केन ने जैसे ही देखा कि कोरेन उसकी पत्नी की कंघी इस्तेमाल कर रही है, केन चिढ़ गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। कोरेन ने शीशे में देखते हुए केन से कहा, क्या तुम्हारे दोस्त चले गए केन? केन ने छोटा सा जवाब दिया, हाँ, चले गए। फिर उसने पिछली रात की बात को संभालने के लिए सफाई देते हुए कहा, मैंने कल रात थोड़ा ज्यादा पी ली थी, शायद इसीलिए मैं अपना होश खो बैठा। कोरेन हल्के से हंस पड़ी। ठीक है केन, अपनी अंतरात्मा की इतनी मासूम आवाज को थोड़ा ब्रेक दो और मुझ पर रहम करो प्लीज। वैसे भी तुमने मुझे रात भर सोने नहीं दिया। केन थोड़ा शर्मिंदा सा हो गया। केन बोला, कोरेन, मेरा वो मतलब नहीं था। कोरेन ने उसकी बात बीच में ही काट दी और बोली, छोड़ो भी, मैंने पहले ही कहा था, जब जाम भर जाता है तो छलक ही जाता है। केन और ज्यादा चढ़ गया। उसे लगा कि यह सुबह भी उतनी ही मनहूस है जितनी की पिछली रात थी। वो बिना कुछ कहे बाथरूम में चला गया और दफ्तर जाने के लिए तैयार होने लगा। जब वो तैयार होकर बाहर आया, तब तक कोरेन ने कॉफी बना ली थी। वो आराम से कप से कॉफी का घूंट लेते हुए बोली, आओ केन, कॉफी पी लो। केन ने नाराज होकर कहा, अरे तुम अभी तक यहीं हो, तुम गई नहीं? कोरेन ने गुस्से से कहा, अहो चुप रहो केन, मैं तुम जैसे मर्दों को अच्छी तरह जानती हूं। पहले सारे पाप कर लेते हो, फिर मन भर जाने पर साधु बनने का नाटक करने लगते हो। केन थोड़ा संभलते हुए बोला, मेरा वो मतलब नहीं था। कोरेन ने ठंडी आवाज में कहा, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है केन, मैं अच्छी तरह जानती हूं कि तुम्हारा क्या मतलब था। फिर उसने कहा,
अब जाओ और बिस्तर ठीक करो, पिछली रात की सारी निशानियां मिटा दो। केन ने कहा, अब ठीक है करता हूं, लेकिन पहले कॉफी पी लूं, अभी मुझे इसकी बहुत जरूरत है। कोरेन ने सिर हिलाते हुए कहा, और हाँ, चादरें लॉन्ड्री में भेजनी होंगी। केन ने कहा, हाँ ठीक है, मैं देख लूंगा। दोनों कुछ मिनट तक चुपचाप कॉफी पीते रहे। फिर कोरेन ने कप नीचे रखते हुए कहा, चलो केन, अब काम शुरू करें, मैं तुम्हारी मदद करती हूं। उसी समय केन को याद आया कि सुबह 9 बजे उसकी मेड भी आने वाली थी। ये सोचकर वो तुरंत खड़ा हो गया और जल्दी जल्दी बेडरूम ठीक करने लगा। उसने पलंग पर नई चादर बिछाई, पुरानी चादर को समेटकर एक बंडल बनाया और तकिए को सही जगह पर रख दिया। फिर उसने कमरे की हर चीज ध्यान से देखी ताकि कहीं कोई निशान बाकी ना रह जाए। सब कुछ ठीक लग रहा था। कोरिन ने कहा, अब चलो। केन दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा, तभी पीछे से कोरिन की आवाज आई, अरे बेवकूफ आदमी, पहले खिड़की से तो देख लो कि बाहर कोई है या नहीं। केन चौंक गया। इतनी सी बात उसके दिमाग में ही नहीं आई। उसे अपनी ही बेवकूफी पर शर्म आई। वो जल्दी से खिड़की के पास गया और बाहर झांक कर देखा। बाहर उसका पड़ोसी अपने बगीचे में मिट्टी खोद रहा था। केन के मुंह से निकला, हे भगवान। वो समझ नहीं पा रहा था कि कोरेन को बाहर कैसे निकाले। अगर कोरेन दरवाजे से बाहर निकले तो पड़ोसी की नजर उस पर जरूर ही पड़ जाती। केन की हालत देखकर कोरेन पास आई और खुद खिड़की से बाहर झांक कर देखने लगी। पड़ोसी को देखकर वो बोली, अब घबराओ नहीं केन, मैं कुछ करती हूं। फिर उसने जल्दी से एक योजना बनाई। कोरेन बोली, केन तुम बाहर जाओ और सीधे गैराज में खड़ी कार तक पहुंच जाओ। तब तक मैं अंदर ही अंदर गैराज तक आ जाऊंगी और कार की पिछली सीट के सामने फर्श पर लेट जाऊंगी। अब मुझे एक चादर दे देना, मैं उसे अपने ऊपर डाल लूंगी। और कोई रास्ता नहीं था। मजबूरी में केन को उसकी बात माननी ही पड़ी। इस तरह शहर के एक बहुत बड़े और नामी आदमी, उसके बॉस मिस्टर स्टनवुड की बेटी कोरेन को वहां से चुपचाप निकालने का ये गुप्त तरीका बनाया गया। दोनों ने योजना के अनुसार काम किया और बंगले से बिना पड़ोसी की नजर में आए सुरक्षित बाहर निकल गए। केन कार लेकर सड़क पर आ गया और उसने हाईवे की तरफ गाड़ी बढ़ा दी। कुछ दूर जाने के बाद उसने कोरेन से कहा, अब सब ठीक है, आराम से बैठ जाओ। कोरेन ने अपने ऊपर डाली हुई चादर हटा दी और पीछे की सीट पर ठीक से बैठ गई। बाकी पूरे रास्ते दोनों चुपचाप बैठे रहे। कार में किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। माहौल अजीब सा भारी हो गया था। जब कार दफ्तर के सामने जाकर रुकी तो कोरेन ने कहा, केन तुम जाकर दफ्तर खोलो, मैं इन चादरों को लॉन्ड्री में दे आती हूं। केन ने सिर हिलाकर हामी भरी और कार से नीचे उतर गया। असल में कोरेन की समझदारी केन से कहीं ज्यादा तेज थी और केन को इस बात का पूरा एहसास था। जहां केन छोटी छोटी मुश्किलों में घबरा जाता था, वहीं कोरेन बड़ी हिम्मत और समझदारी से उन्हीं परेशानियों के बीच अपना रास्ता निकाल लेती थी। उधर केन का सिर अभी भी जोरों से दर्द कर रहा था। पिछली रात की शराब और उसके किए हुए काम उसे अंदर ही अंदर कचोट रहे थे। उसकी अंतरात्मा उसे बार बार धिक्कार रही थी। केन सीधे अपने दफ्तर पहुंचा। वो अपने टेबल तक गया। वहां पिछले दिन की डाक रखी हुई थी, कुछ लिफाफे, कुछ चिट्ठियां। उसने मन मार कर काम शुरू किया। उसने अभी पहली ही चिट्ठी खोली थी कि अचानक फोन की घंटी बज उठी। केन ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठाया और बोला, हेलो, दिस इज केन ब्रेंडन। दूसरी तरफ से उसकी पत्नी बेटी की आवाज आई, हाय केन। बेटी की आवाज थोड़ी कांप रही थी। वो लगभग रोने वाली सी लग रही थी। बेटी बोली, हनी, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। डैडी अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं और बार बार तुम्हें याद कर रहे हैं। ये सुनते ही केन का चेहरा एकदम उतर गया। बेटी के पिता को वो अपने पिता की तरह मानता था। ये खबर उसके लिए बहुत भारी थी। उसने तुरंत कहा, तुम फिक्र मत करो,
मैं अगली फ्लाइट से वहां पहुंच रहा हूं। ये कहकर उसने रिसीवर वापस रख दिया और अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। तभी कोरेन दफ्तर के अंदर दाखिल हुई। उसने कहा, मैंने वो चादर लॉन्ड्री में दे दी हैं। लेकिन बोलते बोलते वो रुक गई। उसने केन के चेहरे की तरफ देखा जो बहुत परेशान और उदास लग रहा था। कोरेन ने पूछा, अब क्या हुआ केन? क्या कोई नई मुसीबत आ गई है? केन ने धीमी आवाज में कहा, अब मेरे ससुर वो मर रहे हैं, मुझे तुरंत जाना होगा। कोरेन थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, ओह आई एम सॉरी। केन ने कहा, मैं कोशिश करूंगा कि सोमवार तक वापस आ जाऊं। कोरेन ने तुरंत कहा, तुम जाने की बात कर रहे हो, लेकिन आज लुबोन यहां आने वाला है अपने पैसे लेने, तुम भूल गए? केन ने झुंझलाकर कहा, अरे भाड़ में जाए लुबोन। इतना कहकर वो तेजी से दफ्तर से बाहर निकल गया। इसके बाद क्या हुआ ये जानेंगे इस कहानी के अगले भाग में। तब तक इस सीरीज से बने रहें। मुझे उम्मीद है आपको ये भाग जरूर अच्छा लगा होगा, इसलिए इसे लाइक और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। मिलते हैं जल्द ही इसके अगले भाग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।